हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सीरीज स्टार्ट हो रही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हम फिनिश कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक वीडियो रह गई है जिसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना। उसको तो हम आगे देखेंगे बाद में। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर हो, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, बट ऐसे आइसोमर्स का लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग हो, और वो भी एक खास तरह की लाइट जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में आप बोल सकते हो PPL। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, बट ऐसे आइसोमर्स का लाइट के प्रति बिहेवियर डिफरेंट हो, और वो भी एक खास तरह की लाइट जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ अब इसमें एक डिफरेंस है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, एक्सेप्ट सम ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस को छोड़ के बाकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने से पहले आपको लाइट के नेचर के बारे में जानना होगा। लाइट क्या होती है? लाइट होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। नाउ अब सुनो, मान लो लाइट आपकी तरफ आ रही है। लाइट इस बोर्ड के प्लेन से आपकी तरफ आ रही है। मैं कोई लाइट का सोर्स ले लेता हूं। सपोज ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट लाइट का सोर्स है। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट इस पॉइंट से आपकी तरफ आ रही है। नाउ अब सुनो, देखो ऐसा देखा गया है कि ऐसे और ऐसे इन सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, मतलब ऐसे इन सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट कर रहा, या बोल दो ऑसिलेट कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा या ऑसिलेट कर रहा। देखो हमारी जो अगल बगल लाइट होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है। मतलब जो भी लाइट सन से आती है, या फिर जो भी लाइट बल्ब से निकलती है, या आप कैमरे में आप जो भी लाइट देख रहे हो, ये सब ऑर्डिनरी लाइट है। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ लिसन बच्चों, देखा गया कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है पोलराइजर। इसका एग्जांपल है निक्रोल प्रिज्म, जो कि बना होता है CaCO3 से। अगर हम ऐसी ऑर्डिनरी लाइट को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी प्लेन्स में वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ऐसी ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, तो निक्रोल प्रिज्म इनमें से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कट कर देता है, एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन के वाइब्रेशन को कट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलराइजर। वैसे मैंने आगे की बात अभी बता दी। पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है। देखो ये क्या है? ये मेरी ऑर्डिनरी लाइट है। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट देखो ऐसे आ रही है। लाइट इस पॉइंट से निकल के ये क्या है? पॉइंट क्या है? लाइट का सोर्स है। लाइट आपकी तरफ आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर
लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी 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 कर रहा है। मतलब ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। नाउ अब मैंने आपको बताया था बच्चों, देखा गया कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है पोलराइजर। पोलराइजर का एग्जांपल है निक्रोल प्रिज्म, जो कि बना होता है CaCO3 से, CaCO3 से। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें कुछ इस तरीके से, अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको आप अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हो। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, जिसको आप अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हो, POLARISED, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को, अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, तो निक्रोल प्रिज्म इसमें से, निक्रोल प्रिज्म इसमें से, निक्रोल प्रिज्म इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी वाइब्रेशंस को कट कर देगा। निक्रोल प्रिज्म इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी वाइब्रेशंस को कट कर देगा, एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलराइजर। ये क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर का एग्जांपल निक्रोल प्रिज्म। पोलराइजर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को फेवर करता है, पोलराइजर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को फेवर करता है, बाकी के प्लेन्स को नहीं, बाकी के प्लेन्स को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन को फेवर करता है। और निक्रोल प्रिज्म से जो लाइट निकल के आती है इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हो PPL, PPL। PPL ऐसी लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो होते हैं, पर सिर्फ एक प्लेन में, मल्टीपल प्लेन्स में नहीं। यहां पर देख लो, ये PPL है, ये क्या है, ये हमारी PPL है। PPL जो है, PPL लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो है भाई। PPL की जो वाइब्रेशंस है, PPL की जो वाइब्रेशंस, PPL देखो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, PPL की जो वाइब्रेशंस है वो लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो हैं, पर सिर्फ एक प्लेन में, मल्टीपल प्लेन्स में नहीं। जबकि ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, और वो भी मल्टीपल प्लेन्स में होते हैं, और वो भी मल्टीपल प्लेन्स में होते हैं। नाउ सो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम ऐसी ऑर्डिनरी लाइट को निक्रोल प्रिज्म से पास करा दें, तो निक्रोल प्रिज्म इसमें से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कट कर देता है, एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलराइजर। दिस इज पोलराइजर। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलराइजर है। पोलराइजर का एग्जांपल निक्रोल प्रिज्म, जो कि बना होता है CaCO3 से। नाउ अब जो मैंने बोला है, मैंने उसको यहाँ पर नीचे मैंने नीचे लिख भी दिया, अब इसको ऑब्जर्व कर लो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको लिख भी दिया, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं।
हाँ, अब देख सकते हो ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निक्रोल प्रिज्म से पास करें तो निक्रोल प्रिज्म सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कट कर देता है एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलराइजर। सो अब इसको पूरे को नोट कर लो। मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि इसकी बात हो रही है, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। द सब्सटेंस which can rotate PPL, either clockwise or anti-clockwise, clockwise। which can rotate is known as optically active substance। optically active substance इसमें आप एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट और लिख लो इसमें आप, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग PPL is known as optical activity। किसी भी सब्सटेंस को पीपीएल को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ आप नोट कर लो इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। सो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसके लिए एक एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है पोलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलोरीमीटर क्या है? पोलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चेक भी करता है और मेजर भी करता है। क्या मेजर करता है, क्या चेक और मेजर करता है? किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक भी करता है और मेजर भी करता है। पोलोरीमीटर किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक भी करता है और मेजर भी करता है। सो मतलब इस पोलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा लेंगे कि कोई भी सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। सो नाउ अब हमने यहाँ पर एक लाइट का सोर्स लिया है, हमने यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स लिया है और वो क्या है हमारा सन। सन से निकलेगी ऑर्डिनरी लाइट, ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। देखो ये जो है ना, ये मैं दिखा ऐसे रहा हूँ बट ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है। ये एक्चुअल में कहानी मतलब ये एक्चुअल में कहानी आपकी तरफ हो रही है।
मतलब ये जो है, ये जो लाइट की इस तरीके से आ रही है, ये लाइट सन से निकल के इस तरीके से आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट जो है सन से निकल के इस तरीके से आ रही है। सो नाउ अब इस ऑर्डिनरी लाइट को, अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं किससे पास कराऊंगा? अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं पास कराऊंगा निक्रोल प्रिज्म से। इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं किससे पास कराऊंगा? निक्रोल प्रिज्म से। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं पास कराऊंगा निक्रोल प्रिज्म से। तो निक्रोल प्रिज्म क्या करेगा? निक्रोल प्रिज्म किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन के वाइब्रेशन को कट कर देगा। निक्रोल प्रिज्म किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट कर देगा, कुछ इस तरीके से। लाइट जो कि निक्रोल प्रिज्म से बाहर की तरफ आएगी, निक्रोल प्रिज्म क्या करेगा? किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के, किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के, आप मान लो, चलो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, निक्रोल प्रिज्म इस वाले प्लेन के वाइब्रेशन को कट कर देगा, इस वाले प्लेन के वाइब्रेशन को भी कट कर देगा, इस वाले प्लेन के वाइब्रेशन को भी कट कर देगा। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन के वाइब्रेशन को कट कर देगा। अब ये हमारी क्या है? निक्रोल प्रिज्म से निकल के जो लाइट आएगी उसको हम बोलेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। नाउ अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम पास करेंगे किससे? पोलोरीमीटर ट्यूब से। किससे पास करेंगे? पोलोरीमीटर ट्यूब। ये हमारी क्या है? ये हमारी पोलोरीमीटर ट्यूब है। ये हमारी पोलोरीमीटर ट्यूब है, पोलोरीमीटर ट्यूब। इस पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर, इस पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भरा है। किसका सॉल्यूशन? इस पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। किसका सॉल्यूशन? जिस सॉल्यूशन की हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है, जिस भी सब्सटेंस की हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है, वो सब्सटेंस इस पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। अब ऑब्वियसली वो लिक्विड होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन बोल रहे हैं। नाउ अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप इस सब्सटेंस के थ्रू पास करोगे, जब आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब आप इस सब्सटेंस के थ्रू पास करोगे, तो देखो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि भाई इस पोलोरीमीटर, एक तो ये हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने, मतलब इस सॉल्यूशन ने पीपीएल को, इस सॉल्यूशन ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो, या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने पीपीएल को रोटेट ही ना कराओ, पीपीएल जैसी निकली वैसी की वैसी बाहर आ गई, पीपीएल जैसी घुसी वैसी की वैसी बाहर आ गई। सो अब देखो यहां पर हमारा होगा ऑब्जर्वर। यहां पर कौन बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा हमारा ऑब्जर्वर। कहां पर? यहां पर, मतलब हम ही बैठे होंगे। चलो मैं इसको वाइट से ही दिखा देता हूं। यह हमारा होगा ऑब्जर्वर। दिस इज आई, और हमारा यहां पर कौन है? ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा? अब देखो तीन चीजें हो सकती हैं रिजल्ट में, तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है सो पहला ये हो सकता है कि भाई इस ऑप्टिकली, पहला ये हो सकता है कि इस सब्सटेंस ने, इसके अंदर पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस है, जब पीपीएल इसके अंदर घुसी होगी, जब पीपीएल इसके अंदर घुसी होगी, तो इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने, सॉरी,
सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया हो। भाई हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया कुछ इस तरीके से। पहले पीपीएल ऐसी थी, पहले पीपीएल ऐसी थी, जब पीपीएल इससे बाहर आई तो हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करा हो। तो ये हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल। हो सकता है इस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया हो। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? देखो सेकंड केस ये हो सकता है कि हो सकता है इस सब्सटेंस ने, पहले पीपीएल देखो ऐसी थी, पहले पीपीएल इस सब्सटेंस पहले पीपीएल ऐसी थी। अब जब पीपीएल इस सब्सटेंस के थ्रू पास हुई तो हो सकता है इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो सकता है इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो कुछ इस तरीके से। हो सकता है इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो कुछ इस तरीके से। पहले पीपीएल ऐसी थी, अब हो सकता है इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो कुछ इस तरीके से। मैं मान लेता हूं सपोज इस सब्सटेंस ने पीपीएल को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। कैसा घुमाया है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल। नो, अब तीसरा देखो, तीसरा रिजल्ट ये हो सकता है, कि पीपीएल जैसी घुसी थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। पीपीएल जैसी घुसी थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। कहने का मतलब क्या है? पीपीएल अनअफेक्टेड रह गई, अनअफेक्टेड। सब्सटेंस ने ना तो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करा ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड पीपीएल, नाउ मान लो क्लॉकवाइज भी, मान लो इस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज भी थीटा एंगल से रोटेट करा है, अगर करा है तो रोटेट। अब देखो, अगर इस सब्सटेंस ने, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं, अगर इस सॉल्यूशन ने पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कराओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, इन दोनों ही केस में हमारा सब्सटेंस कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की क्षमता रखते हो। अगर इस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया है तो हम बोलेंगे ये वाला सब्सटेंस कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम बोलेंगे पोलोरीमीटर ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस सब्सटेंस ने पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करा है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ। तो अगर इस सब्सटेंस ने पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो भी ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि या तो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। हाँ, नाउ अब ये भी हो सकता है पीपीएल भाई जैसी गई थी वैसी की वैसी बाहर आ गई, मतलब अनअफेक्टेड रह गई। यानी कि इस सब्सटेंस ने पीपीएल को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करा ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पीपीएल को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस।
या आप ऑप्टिकली इनएक्टिव भी लिख सकते हो। हाँ, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो उसको वैसे 3D में भी देख सकते हो, मैं इसको चाहो तो 3D में भी आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। देखो ये कुछ इस तरीके से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें लाइट आपकी तरफ आ रही थी, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें लाइट बोर्ड की प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये बल्ब है, ये क्या है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और ये क्या है, ये ये आपका पोलराइजर है, दिस इज पोलराइजर। अब पोलराइजर ने क्या करा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को कट कर दिया एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन के वाइब्रेशन को छोड़ के बाकी सभी प्लेन्स के वाइब्रेशन को कट कर दिया। किसने? पोलराइजर ने। अब देखो यहाँ से पोलराइजर के आगे क्या है, ये पोलरीमीटर ट्यूब है। पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर आप उस सब्सटेंस को डालोगे जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है और मेजर भी करनी है। सो इसके अंदर सब्सटेंस है। अब देखो पीपीएल देखो इस तरीके से जा रही थी। अब देखो इस सब्सटेंस ने क्या करा, पीपीएल को ऐसे रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब यहाँ से भाई हम सारी कहानी देख रहे हैं, यहाँ से हम सारी की सारी कहानी देख रहे हैं। सो ये इसका 3D में डायग्राम है। आप इसको चाहो तो इसको भी देख सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ अब इसको नोट कर लो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यह आप कैसे पहचानोगे किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को? आप कैसे पहचानोगे कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? देखो इसका पहला तरीका तो यह है कि आप लैब में जाओ, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट करो और उससे पता लगा लो कि कोई भी सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंपाउंड के अंदर डाइसिमेट्री को ढूंढो। आप कंपाउंड के अंदर डाइसिमेट्री को ढूंढो। जिस कंपाउंड के अंदर होगी डाइसिमेट्री, जिस कंपाउंड के अंदर होगी डाइसिमेट्री, वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिस कंपाउंड के अंदर डाइसिमेट्री होगी वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। जिस कंपाउंड के अंदर डाइसिमेट्री होगी वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी, जिस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी मतलब हैंडेडनेस, कायरलिटी मतलब हैंडेडनेस मतलब हाथ जैसा, मतलब हाथ जैसा। जैसे मेरे ये दोनों हाथ कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल हैं। अनसिमेट्रिकल है मतलब मैं अगर मतलब माई लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड एंड माई राइट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड। अगर मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे सुपर इम्पोज करूँ, सुपर इम्पोज मतलब ढकने की कोशिश करूँ, तो मैं ढक नहीं पाऊंगा। मतलब मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज होगा ही नहीं। और इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप कि सिमिलरली लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सो माई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तीसरा इसमें आप लिख सकते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा के रखा है। मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा के रखा है, यहाँ पर ये दिस इज द मिरर। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड की जो मिरर इमेज होगी वो राइट हैंड होगी। देख लो आप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की जो मिरर इमेज होगी वो राइट हैंड होगी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्व हो ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा भाई। सो माई बोथ हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, these are non superimposable mirror images।
इन दोनों को आप एनाइशोम भी बोल सकते, इन दोनों को आप एनाइशोमर्स भी बोल सकते हो। माई लेफ्ट हैंड इज द एनाइशोमर ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड इज द एनाइशोमर ऑफ लेफ्ट हैंड। सो मैं जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ ग्लास का। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ ग्लास का, मैंने देखो यहाँ पर इसमें मिरर लगा के रखा है, मैंने यहाँ पर इसमें मिरर लगा के रखा है, यहाँ पर इसमें मिरर है, अब इसमें मिरर, दिस इज द मिरर। अब देखो अब ग्लास को देखना है, हाथ को नहीं देखना, ग्लास को देखना है। अब ये जो ग्लास है, अब ये जो ग्लास है, ये ग्लास मतलब इस ग्लास की जो मिरर इमेज होगी वो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी। भाई इस ग्लास की जो ये मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी। दीज आर सुपर इम्पोजेबल, दीज आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आप बोल सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे ए कायरल, ये कायरल कंपाउंड है, दिस इज कायरल कंपाउंड, दिस इज कायरल, ये कायरल है और ये ए कायरल है, दिस इज ए कायरल। ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, इसकी जो मिरर इमेज होगी ना और ये जो कंपाउंड होगा, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, इसीलिए तो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है। बट माई हैंड्स नहीं है, माई हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सो नाउ अब देखो सुनो, जिस भी कंपाउंड में कायरलिटी होगी, कायरलिटी मतलब हाथ जैसा, जिस भी कंपाउंड में डाइसिमेट्री होगी, देखो कुछ लोग डाइसिमेट्री को अनसिमेट्रिकल भी लिख देते हैं, अनसिमेट्रिकल, वैसे मैं लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल, मैं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल लिख देता हूं। थोड़ा सा डिफरेंस है डाइसिमेट्रिक में और अनसिमेट्रिकल में, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे इन दोनों का सेंस करीब करीब सेम ही जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनो, जिस भी कंपाउंड में जिस भी कंपाउंड में कायरलिटी होगी, कायरलिटी मतलब हाथ जैसा होगा, जिस भी कंपाउंड में डाइसिमेट्री होगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। नाउ अब हम जाते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। अगर देखो किसी भी कंपाउंड में आपको कायरलिटी मिले, अगर किसी भी कंपाउंड में आपको कायरलिटी मिले तो वो कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होगा, मतलब वो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी कंपाउंड में आपको अगर किसी कंपाउंड में आपको अनसिमेट्रिक, अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, मतलब अगर किसी कंपाउंड में आपको डाइसिमेट्री मिले, डाइसिमेट्री मतलब वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कंपाउंड में ये है तो उस कंपाउंड में ये और ये दोनों होंगी। अगर किसी कंपाउंड में कायरलिटी है तो उस कंपाउंड में डाइसिमेट्री और ये दोनों होंगी। अगर किसी कंपाउंड में ये भी है तो भी उस कंपाउंड में क्या होगी, कायरलिटी होगी। अगर ये है तो ये दोनों होंगी, अगर ये है तो भी ये दोनों होंगी, अगर ये है तो भी ये दोनों होंगी। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कायरल सेंटर। यहाँ से हम क्वेश्चंस वगैरह, थ्योरी हमारी हो गई है, कायरल सेंटर हम पढ़ेंगे। सिंपल है ये। कायरल सेंटर, इसका एक और नाम है एसिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हो, एसिमेट्रिक एटम भी बोल सकते हो, और इसका एक और नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। सो कायरल सेंटर क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, ऑब्जर्व करना है इसको आप। sp3 एटम, sp3 एटम with four different groups, with four different groups, कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर ऐसा एटम होता है जो कि sp3 होना चाहिए
और उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर कोई एटम sp3 है और उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसे एटम को आप बोलोगे कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक एटम या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब क्वेश्चन ये आता, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटा सा। दिस इज द क्वेश्चन, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कायरल सेंटर केवल कार्बन में होता है? क्या कायरल सेंटर केवल कार्बन में होता है? तो इसका आंसर है नो। कायरल सेंटर आपको उस हर एक एटम में दिखेगा जो एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसके चारों ग्रुप कैसे होंगे? और उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। सो कायरल सेंटर आपका कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है। वो हर एक एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस पर चारों ग्रुप कैसे हो? डिफरेंट हो, तो उस एटम को हम बोलेंगे कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक एटम या स्टीरियोजेनिक सेंटर। नाउ आगे बढ़ते हैं आप। सो कायरल सेंटर का एग्जांपल लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम कार्बन। तो फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन और उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे कायरल कार्बन। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हो, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या इसको आप स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हो। नाउ सो मान लो मेरे पास कार्बन है, ये कोई कार्बन है और कार्बन पे एक R1 ग्रुप लगा है, एक R2 ग्रुप लगा है और एक R3 ग्रुप लगा है और एक R4 ग्रुप लगा है। सो क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा मतलब sp3, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो पहले मैं जरा नोट के फॉर्म में आपको एक चीज़ और लिखवा देता हूँ। अब जरा यहाँ पर नोट के फॉर्म में एक चीज़ लिख लो। क्या लिखना है नोट के फॉर्म में? आपको नोट के फॉर्म में ये लिखना है, नोट के फॉर्म में आप पहले एक चीज़ लिख लो। वैसे मैंने उसको पीछे तो काफ़ी बार लिखवा चुका हूँ, मैं यहाँ पे एक बार और लिखवा देता हूँ। 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3, 3 सिग्मा केवल 3 सिग्मा मतलब sp2। सो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट याद रखना। 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3, 3 सिग्मा केवल 3 सिग्मा मतलब sp2। वैसे आप ये भी लिख सकते हो 2 सिग्मा मतलब sp। सो इसको आप ऑब्जर्व कर लो, इसको आप पहले नोट कर लो, फिर उस पर वापस आते हैं। नाउ इस पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं इस पर। नाउ अब देखो सुनो, मान लो ये कोई कार्बन है और इस कार्बन पे एक R1 ग्रुप लगा है, एक R2 ग्रुप लगा है और एक R3 ग्रुप लगा है और इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, मुझे बताओ क्या ये कार्बन अब कायरल हो सकता है? तो कायरल कार्बन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस के एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस के एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
भाई ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो है। हाँ, क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? देखो माइनस नेगेटिव चार्ज का मतलब है दो लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब है दो लोन पेयर है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के सर के ऊपर। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, R1 R2 R3 ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है। और ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर भी एक अलग ग्रुप होता है। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये कार्बन कैसा कार्बन है? सो ये कार्बन कायरल कार्बन है, या बोल सकते हो ये हमारा कार्बन कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर। कायरल कार्बन भी क्या है? कायरल कार्बन भी कायरल सेंटर का ही एग्जांपल है। नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मान लो मेरे पास कोई कार्बन है और उस कार्बन पे एक R1 ग्रुप लगा है, एक मान लो एक हाइड्रोजन लगा है, मान लो एक CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला ग्रुप लगा है, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। क्या अब ये कार्बन कायरल होगा? तो इसका आंसर है नो। अब ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्जर्व केयरफुली, देखो यहां पर आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन। वैसे तो आप ये जीओसी में पढ़ोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन। जहाँ होगा कॉन्जुगेशन वहाँ हो सकता है रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में उतर जाएंगे कुछ इस तरीके से। लोन पेयर यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या बन जाएगा? लोन पेयर। अब जब इसकी आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगी। इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। R1 कार्बन यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये कार्बन हो गया CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो डबल बॉन्ड के आने से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अभी डबल बॉन्ड के आने से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। डबल बॉन्ड के आने से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp3। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा था? sp3। सो जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा, और आपको दिख गया कि भाई जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा, तो 90% चांस है कि 90% चांस है कि उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसकी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया ना। तो अगर एक भी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 से अगर sp2 हो जाए, तो वो कंपाउंड, तो वो कार्बन, तो वो एटम कार्बन भी हो सकता है, कोई और एटम भी हो सकता है। तो वो एटम कायरल सेंटर नहीं होगा, सो ये वाला जो हमारा एटम होगा, ये वाला जो कार्बन एटम होगा, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, या आप बोल सकते हो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। सो दिस कार्बन इज नॉट कायरल, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। हाँ, ये होगा, ये वाला होगा। रीज़न क्या है? देखो रीज़न इसका ये है, यहाँ पर वैसे इसको मैं एक तरीके से शॉर्ट में आपको और बता सकता हूँ। हो सकता है अभी आपको ये इतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी भाई रेजोनेंस वगैरह तो सब आगे आएगा। मैं इसको आपको एक तरीके से और आपको बता सकता हूँ, ध्यान से देखना जरा। हाँ देखो, सुनो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख गया कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहाँ होगा कॉन्जुगेशन वहाँ हो सकता है रेजोनेंस। यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, यहाँ मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में बिजी है। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा।
तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, 3 सिग्मा हम लेते हैं जैसे 3 सिग्मा प्लस के एक लोन पेयर। अब हम लोन पेयर को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस से बिजी है। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस से बिजी होगा तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमेशा मान लेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। 3 सिग्मा मतलब sp2, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, 3 सिग्मा मतलब sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2। वैसे भी इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ रहा था, sp2 आ रहा था। नाउ आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। सो ये वाला जो कार्बन होगा ये कार्बन कायरल नहीं होगा। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी एडिंग है कायरल ऑक्सीजन। कायरल ऑक्सीजन, कायरल ऑक्सीजन। नो, ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा ऑक्सीजन है, इस पे एक प्लस चार्ज है और इस पे एक लोन पेयर भी है, दिस इज द लोन पेयर। और यहाँ पर मान लो कोई R1 ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, और यहाँ पर मान लो R2 कोई ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है। नाउ आप मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ जी, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है। क्या इस ऑक्सीजन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं? हाँ, R1 एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, R2 एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। तो इस ऑक्सीजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। सो ये ऑक्सीजन एटम कैसा होगा? ये ऑक्सीजन एटम कायरल होगा। ये ऑक्सीजन एटम हमारा क्या होगा? कायरल होगा। ये ऑक्सीजन एटम हमारा कायरल सेंटर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। मान लो इस ऑक्सीजन से कोई R1 ग्रुप जुड़ा है और इधर कोई R2 ग्रुप जुड़ा है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर देखो 2 सेम तरह के ग्रुप लगे हैं, लोन पेयर लोन पेयर, 2 लोन पेयर लगे हैं, तो 2 सेम तरह के ग्रुप लगे हैं। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे 2 सेम तरह के ग्रुप लगे हैं। सो यहां पर ऑक्सीजन एटम कायरल नहीं होगा, यहां पर ऑक्सीजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा, यहां पर ऑक्सीजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा, यहां पर होगा। सो अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे कायरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कायरल नाइट्रोजन। कायरल नाइट्रोजन, कायरल नाइट्रोजन। नाउ मान लो मेरे पास ये कोई नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे कोई R1 ग्रुप लगा है, इधर से कोई R2 ग्रुप लगा है और इधर से कोई R3 ग्रुप लगा है। और आपको पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है, आप ही जानते हो। सो मुझे बताओ, क्या ये नाइट्रोजन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये नाइट्रोजन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है। नाउ अब मुझे बताओ, क्या इस नाइट्रोजन पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं? हाँ, R1 R2 R3 ये तीनों अलग अलग ग्रुप हैं और लोन पेयर भी एक अलग ग्रुप होता है। सो इस नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। सो ये नाइट्रोजन एटम कैसा होगा? ये ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर होगा। ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई नाइट्रोजन एटम है और इस पे यहाँ से कोई R1 ग्रुप जुड़ा है और मान लो यहाँ से कोई R2 ग्रुप जुड़ा है और मान लो यहाँ से कोई और ग्रुप जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या अब ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर होगा? तो इसका आंसर है नो।
अब ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा। रीज़न क्या है? देखो नाइट्रोजन के पास इस बार जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में बिजी है। नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस से बिजी है, तो इसको आप तो इन लोन पेयर को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। तो 3 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp3, sp3 मतलब सॉरी 3 सिग्मा मतलब sp2, सॉरी 3 सिग्मा मतलब sp2। लोन पेयर को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। 3 सिग्मा मतलब sp2, तो sp2 का मतलब कि ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा। वैसे भी जब आप इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगा। अगर किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो रहा है तो वो नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर बन जाएंगे। ये कायरल सेंटर नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाँ, मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे इधर से कोई R1 ग्रुप जुड़ा है, इधर से कोई R2 ग्रुप जुड़ा है, इधर से कोई R3 ग्रुप जुड़ा है और इधर से मान लो कोई R4 ग्रुप जुड़ा है। और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? प्लस, चलो मैं इधर ही लगा देता हूँ, प्लस चार्ज है। अब मुझे बताओ क्या ये नाइट्रोजन एटम, क्या इस बार ये नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर होगा? तो देखते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3, नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज तो है। क्या नाइट्रोजन एटम पर चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, R1 एक अलग ग्रुप है, R2 एक अलग ग्रुप है, R3 एक अलग ग्रुप है, R4 एक अलग ग्रुप है। ये नाइट्रोजन एटम क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। नाइट्रोजन एटम क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। ये इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई कोई भी एटम कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कायरल फास्फोरस। नेक्स्ट है कायरल फास्फोरस। कायरल PHOS, अरे फास्फोरस की स्पेलिंग क्या है भाई? फास्फोरस की स्पेलिंग ही भूल गया। अरे फास्फोरस की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही। PHOS और फास्फोरस की स्पेलिंग चेक कर लेना, पता नहीं सही है गलत है। मेरे पास तो है नहीं स्पेलिंग। हाँ, कायरल फास्फोरस। मान लो मेरे पास ये कोई फास्फोरस है और इस फास्फोरस पे इधर से कोई R1 ग्रुप लगा है और इधर से कोई R2 ग्रुप लगा है और मान लो इधर से कोई R3 ग्रुप लगा है और फास्फोरस के पास है एक लोन पेयर। अब देखो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है। क्या इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, नाइट्रोजन पे चारों ग्रुप, फास्फोरस पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। फास्फोरस एटम क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। फास्फोरस एटम क्या होगा? कायरल सेंटर। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे कायरल सल्फर का। कायरल सल्फर। हाँ, मान लो मेरे पास ये सल्फर एटम है और इस सल्फर एटम पे मान लो यहाँ से कोई R1 ग्रुप जुड़ा है और इधर से कोई R2 ग्रुप जुड़ा है। अब मान लो इस सल्फर एटम पे एक और एटम लगा है, वो भी डबल बॉन्ड के थ्रू। कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। और इस सल्फर एटम पे एक लोन पेयर भी होंगे। मुझे बताओ क्या ये सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, 3 सिग्मा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा, वैसे तो ये एक पाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3। हाँ जी, ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है। sp3 हाइब्रिडाइज तो है। हाँ, क्या इस सल्फर एटम पे चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, R1 एक अलग ग्रुप है, R2 एक अलग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। तो इस सल्फर एटम पे चारों ग्रुप्स कैसे हैं? डिफरेंट है। ये सल्फर एटम कैसा होगा? कायरल होगा। ये सल्फर एटम हमारा कायरल होगा, कायरल सेंटर होगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये सल्फर एटम है और इस सल्फर एटम पे इधर से कोई R1 ग्रुप लगा है
और इधर से कोई R2 ग्रुप लगा है और इधर से ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के थ्रू और नीचे से एक और ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के थ्रू। सो मुझे बताओ, तो दिख ही रहा है यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर सल्फर एटम पर दो सेम ग्रुप लगे हैं, सल्फर एटम पर दो सेम ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला सल्फर एटम कायरल सेंटर नहीं है, ये वाला सल्फर एटम कायरल सेंटर नहीं है। सो इसमें आप लिख दो नो, ये कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर ये सल्फर एटम कायरल सेंटर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने इस सल्फर एटम पर ऑक्सीजन 16 लगाया है और इधर से मैंने ऑक्सीजन 18 लगाया है। सो आइसोटोप्स हो गए ना, आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। सो दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट, बट मास अलग अलग है। ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 18 है। सो आइसोटोप्स एक्ट्स एज डिफरेंट ग्रुप, आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। सो नाउ अब मुझे बताओ, क्या ये सल्फर एटम कायरल सेंटर होगा? तो चेक करो, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। हाँ जी, sp3 हाइब्रिडाइज तो है, sp3 हाइब्रिडाइज तो है। क्या इस सल्फर एटम पर चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। हाँ, इस सल्फर एटम पर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। सो ये सल्फर एटम हमारा क्या होगा? कायरल सेंटर होगा, सल्फर एटम कायरल सेंटर होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चंस करते हैं। अब नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको बताने हैं विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप नोट की फॉर्म में इसको लिख लो, आप नोट की फॉर्म में लिख लो। क्या लिखना है? किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसे मैंने ये वाली बात लेक्चर फर्स्ट में भी बताई थी आपको, बट यहाँ पे मैं आपको नोट के फॉर्म में इसको लिख लो। अभी दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो सब तो हम वैसे आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हाँ, नाउ अब हमारा फर्स्ट है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा? CH3, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस सबका, वाइट कलर इज बेटर। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH CH3। यहाँ पर एक सेकेंडरी कार्बन पर आप एक वैलेंसी खाली छोड़ दो और उस पर क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो। हाँ, सो मुझे बताओ, देखो एक चीज़ याद रखना, CH2 CH3 ये कायरल नहीं होते, CH2 CH3 ये कायरल नहीं होते। कार्बन पे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 सेम तरह के एटम लगे हैं, इस कार्बन पे 3 सेम तरह के एटम लगे हैं, तो ये तो कायरल कभी नहीं होते। CH2 CH3 कभी भी कायरल नहीं होंगे, तो इनको तो देखना ही नहीं है, इनको तो कभी देखना ही नहीं है। नाउ हाँ, सो अब मुझे बताओ, देखो ये तो कायरल नहीं होंगे, इनको तो हटाओ, ये तो कभी कायरल नहीं होंगे। CH3 CH2 CH3 ये तो कभी कायरल नहीं होंगे, इसको देखना है हमको, इस वाले को चेक करना है, इस वाले कार्बन को। क्या ये वाला कार्बन कार्बन होगा? क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा? तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइज तो है। अब क्या इस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ भाई, आप इस हाइड्रोजन को यहाँ की बजाय यहाँ लगा दो ना, और यहाँ पे दिखा दो बॉन्ड और इसको कर दो आगे। सो नाउ यू कैन चेक, इस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा? ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन दिखे तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंपाउंड हमेशा क्या होगा? ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। सो
बहुत सिंपल है इसको बनाना। मैंने आपको टर्शियरी बताया था, टर्शियरी कैसे बनाते हैं हम, ध्यान से देखो। देखो टर्शियरी को जिस तरीके से बनाते हैं, कार्बन कार्बन, जहाँ पे आपको टर्शियरी दिख जाए तो इस तरीके से बना देना। ये मैंने आपको बताया था IUPAC नोमेनक्लेचर में। नाउ अब इसमें हाइड्रोजन भी लगा लेना आप। अभी टर्शियरी पेंटाइल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी 4 कार्बन है, पेंटाइल में कितने कार्बन होते हैं 5। तो एक कार्बन आप ये वाली वैलेंसी तो खाली होगी, ये वाली वैलेंसी क्या होगी, मतलब ये वाली वैलेंसी को आप मेन चेन से जोड़ सकते हो। अगर एल्कोहल है तो OH ग्रुप से जोड़ सकते हो। यहाँ पर तो क्लोराइड है तो आप किससे जोड़ोगे, यहाँ पर इस वैलेंसी को जोड़ोगे किससे, क्लोरीन से जोड़ोगे। अब देखो पेंटाइल है तो आप एक कार्बन को यहाँ पे लगाओगे, आप एक कार्बन को कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पर। सो अब मुझे बताओ, अब आप हाइड्रोजन लगा लो। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन, इसकी 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो CH2 CH3 को तो देखना ही नहीं है, इस कार्बन को देखो। नाउ ऑब्जर्व दिस कार्बन, इस कार्बन को आप ऑब्जर्व करो। देखो इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, ये वाला और ये वाला ग्रुप कैसा है, सेम है ना। सो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। इसको आप बोल सकते हो ए कायरल, ये ए कायरल है। जो कार्बन कायरल नहीं होगा वो ए कायरल होगा, जो कार्बन कायरल नहीं होगा वो ए कायरल होगा। सो ये कायरल कार्बन तो है ही नहीं। सो नेक्स्ट अब थर्ड एग्जांपल है हमारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सो आइसो में तो कुछ इस तरीके से V बनता है, CH3 या आप आइसो को ऐसे भी याद रख सकते हो। आइसो में सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा होता है, CH3C हो गया, और यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, और एक क्या लगा है यहाँ पर, हाइड्रोजन लगा है। तो दिख ही रहा है यहाँ पर इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, 2 सेम ग्रुप है, उसका मतलब क्या है, ये कायरल कार्बन है ही नहीं। सो ये कायरल कार्बन है ही नहीं, सो नो लिख दो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर ए कायरल लिख सकते हो, जो कार्बन कायरल नहीं होगा वो ए कायरल होगा, लेकिन ए कायरल पूछा ही नहीं, केवल कायरल पूछा है। सो केवल फर्स्ट वाले कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज और नेक्स्ट क्वेश्चन, या चलो इसको देख लेते हैं पहले, जे वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। दिस इज और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विद कायरल कार्बन एटम्स, कौन कौन से कंपाउंड के पास कायरल कार्बन एटम्स होंगे। CH3 CH2 को तो देखना ही नहीं है, आप केवल इसको देखो। यहाँ पहले बात, इसने कायरल कार्बन पूछा है तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, केवल कार्बन पे रहेगा। हाँ, सो देखो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो देखो ये लगा है, अब इस हाइड्रोजन को ऊपर लगाओ, और जरा इस पे एक वैलेंसी दिखा दो आप ऐसे। हाँ, हाँ, अब देखो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, और एक नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये वाला जो नाइट्रोजन है ये नीचे लगा है, यहाँ पर नीचे लगा है। आप चाहो तो वैलेंसी लगा दो यहाँ पर। हाँ, कुछ इस तरीके से है। अब इसको जोड़ दो आप इससे। देख लो इस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। एक NO2 है, NO2 लगा है, इधर C2H5 लगा है, COH लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल। आप कहोगे सर क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा, नहीं, ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। रीजन क्या है, इसमें देखो 2 सेम एटम लगे हैं, दोनों ऑक्सीजन है, इसमें 2 सेम एटम लगे हैं, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं होगा। हाँ, अब सेकंड वाले को चेक करो। सेकंड वाले में देखो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक Br लगा है। हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, Br एक अलग ग्रुप है, बट इस वाले कार्बन पे इधर से तो C2H5 लगा है और दूसरी तरफ से भी C2H5 लगा है। इस वाले कार्बन पे दोनों तरफ से क्या लगा है, C2H5 लगा है, तो 2 सेम ग्रुप लगे हैं। दो सेम ग्रुप का मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। CH2 CH3 को तो देखना ही नहीं है। इस वाले कंपाउंड के पास तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है ना। उसको देखते हैं आप। इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन है, और इस वाले कार्बन पे इधर से CH3 लगा है और दूसरी तरफ से CH2NO2 लगा है। देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, आयोडीन एक अलग ग्रुप है। ये वाला कार्बन क्या होगा, ये वाला कार्बन कायरल होगा। एक तो ये वाला इस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होंगे, एक इस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होगा ना। उसको देखो
इस वाले CH2 CH3 को तो चेक करना ही नहीं है, इसको चेक करते हैं। CH, इस कार्बन के पास इधर से C2H5 लगा है, दूसरी तरफ से CH2OH लगा है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक OH लगा है। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। सो ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। सो इस कंपाउंड के पास भी एक कायरल कार्बन है। नाउ अब इसको ऑब्जर्व करते हैं नीचे वाले को। ये भी बहुत सिंपल है। नाउ CH3 को तो देखना ही नहीं है, इस वाले कार्बन को देखो। इस वाले कार्बन पे एक तरफ से CH3 लगा है, दूसरी तरफ से आयोडीन, और तीसरी तरफ से देखो ये वाला ग्रुप लगा है, चौथी तरफ से हाइड्रोजन। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये वाला कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, और ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। सो इस कंपाउंड के पास भी कायरल कार्बन है। नाउ अब इसको देखो, डबल बॉन्ड है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। सो इस वाले कार्बन को देखो, देखो इस वाले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा है, दूसरा इधर से CH3 लगा है, और अब देखो इधर से जाने पे, इस वाले कार्बन पे इधर से जाने पे देखो, इधर से जाने पे डबल बॉन्ड जल्दी पड़ रहा है, इधर से जाने पे डबल बॉन्ड आपको जल्दी मिल रहा है। और अगर आप इधर से जाओगे, अगर आप इस कार्बन से शुरू होकर अगर आप इधर से जाओगे तो आपको डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड आपको बहुत देर से मिल रहा है। मतलब यहाँ से तो डबल बॉन्ड को, यहाँ से तो आपको डबल बॉन्ड तक पहुँचने में, इधर से डबल बॉन्ड तक पहुँचने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और इधर से डबल बॉन्ड तक पहुँचने में और इधर से डबल बॉन्ड तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। यानी कि दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए ना। आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि इस कार्बन के इधर ये वाला ग्रुप डिफरेंट और इधर ये वाला ग्रुप डिफरेंट। सो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, CH3 एक अलग ग्रुप है। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन कायरल होगा। सो ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन कायरल होगा। एक ही कायरल कार्बन होगा इसके पास। इसको तो चेक करना ही नहीं है, इनको तो, इन दोनों को तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर देखो CH2 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 लगा होगा। सो इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इस कंपाउंड के पास है। तो टोटल कितने कंपाउंड है जिनके पास कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट, अरे ये तो हो गया है हमारा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। हाँ, आपसे पूछा है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से कंपाउंड्स के पास, मतलब टोटल कितने कंपाउंड्स होंगे जिनके पास कायरल कार्बन एटम होगा। सो हाँ, फर्स्ट को देखो, इसको देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज तो है। नाइट्रोजन पे इधर से मिथाइल लगा है, इधर से इथाइल लगा है, इधर से हाइड्रोजन लगा है, इधर से लोन पेयर लगा है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो नाइट्रोजन एटम क्या होगा, नाइट्रोजन एटम यहाँ पर कायरल सेंटर होगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में कायरल एटम्स पूछे हैं। कायरल एटम्स आपके कार्बन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, फास्फोरस भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। कायरल एटम पूछा है इसने, इसने कायरल कार्बन नहीं पूछा है, कायरल एटम पूछा है इसने। ये ध्यान रखना कि किस किस कंपाउंड के पास कायरल एटम्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कायरल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कायरल एटम्स। अब देखो इसको देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास 2 सेम ग्रुप लगे हैं, इधर एक लोन पेयर लगा है, इधर एक लोन पेयर लगा है। ऑक्सीजन के पास 2 सेम ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला तो ये तो कायरल, ऑक्सीजन तो यहाँ पर कायरल एटम नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो कायरल एटम नहीं होगा, इसको तो हटाओ, ये वाला कंपाउंड तो नहीं होगा। CH3 CH2 में जो कार्बन होता है वो कायरल होता ही नहीं है। CH2 में 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 सेम एटम लगे हैं, तो कायरल होगा ही नहीं। कायरल होने के लिए चारों एटम्स या बोल दो चारों ग्रुप डिफरेंट होने जरूरी हैं। नाउ अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, इस कार्बन पे इधर से हाइड्रोजन लगा है, इधर से CH3 लगा है, इधर से क्लोरीन 35 लगा है, इधर से क्लोरीन 37 लगा है। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स भी डिफरेंट ग्रुप्स की तरह एक्ट करते हैं, तो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं कार्बन पे, चारों ग्रुप डिफरेंट है। कार्बन पर अटैच्ड चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये वाला कार्बन एटम क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, या इसको बोल सकते हो कायरल एटम होगा। अब ना उसको देखो, यहाँ पर सल्फर पे इधर से फिनाइल लगा है, दूसरी तरफ से CH3 लगा है, एक तरफ से ऑक्सीजन 18 लगा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन 16 लगा है। तो सल्फर पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स
लगे हुए हैं तो सल्फर एटम क्या होगा, कायरल होगा। नाउ अब इसको देखो, नाउ ऑब्जर्व दिस वन। क्या यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था जहाँ दिखे कॉन्जुगेशन वहाँ हो सकता है रेजोनेंस। सो आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पर देखो आप लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन दिख गया तो रेजोनेंस हो सकता है। अब रेजोनेंस कैसे होगा, तो वो रेजोनेंस ऐसे होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में उतार देगा, तो यहाँ पे लोन पेयर बन जाएंगे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, लोन पेयर, डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर बन जाएंगे। सो देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में उतरेंगे तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो गया तो वो नाइट्रोजन एटम कायरल सेंटर नहीं होगा, तो नाइट्रोजन एटम तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। बट अब बात आती है क्या ये सल्फर एटम कायरल सेंटर हो सकता है, क्या ये सल्फर एटम कायरल सेंटर हो सकता है, तो देखते हैं। इस सल्फर एटम के पास होगा एक, हाँ यहाँ सल्फर एटम हो सकता है कायरल सेंटर, यहाँ पर सल्फर एटम कायरल सेंटर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सल्फर एटम के पास क्या होंगे, यहाँ पर सल्फर एटम के पास होंगे लोन पेयर्स, यहाँ पर सल्फर एटम के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। जो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, कुछ देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। अभी देखो यहाँ पर सल्फर एटम कैसा है, यहाँ पर सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, जो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नौ, हाँ अब देखो अब इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसी है, sp3 है। सो सल्फर की तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो नाइट्रोजन एटम तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। देखो इस वाली स्ट्रक्चर में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, और सल्फर पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। और इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अभी भी sp3 है, और सल्फर पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। तो सल्फर की तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो सल्फर एटम कैसा होगा, यहाँ पर कायरल होगा। डेफिनेटली सल्फर एटम कैसा होगा, यहाँ पर कायरल होगा। सल्फर एटम तो यहाँ कायरल होगा भाई, नाइट्रोजन एटम नहीं होगा। सो इस कंपाउंड के पास भी कायरल सेंटर होगा। सो अब इसको देखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो कॉन्जुगेशन दिख गया आपको, जहाँ दिखे कॉन्जुगेशन वहाँ हो सकता है रेजोनेंस। बट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में उतरे तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये ब्रिज हेड कंपाउंड है, ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड को आप कभी भी कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते, और डबल बॉन्ड को कभी भी यहाँ पर आप डबल बॉन्ड को नहीं लगा सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है अभी ये नाइट्रोजन की स्टेट है sp3 मतलब इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहाइडल। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, नाइट्रोजन की स्टेट हो जाएगी, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp2 मतलब इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर हो जाएगी। वैसे इतना एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। ब्रैड्स रूल आता है, मतलब इसका एग्जैक्ट रूल वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अब ये ध्यान रखो, डबल बॉन्ड ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं आने का है, ये याद रखना आप।
सो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर रेजोनेंस में उतरे तो इसको इन लोन पेयर को यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनने का, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनने का। सो ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में नहीं उतरेंगे। सो अब देखो नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा, 1 2 3, 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस के एक लोन पेयर इस बार रेजोनेंस में बिजी नहीं है, तो लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3। सो यहाँ पर नाइट्रोजन की स्टेट कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो अब नाइट्रोजन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, कैसे आप चेक कर लो, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है, और देख लो इधर से यहाँ पर CH2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, CH2 लगा है, यहाँ पर CH लगा है, यहाँ पर CH लगा है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। इधर से देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप है, CH2 है, और इधर से CH है, भाई ये एक अलग ग्रुप है, दिख ही रहा है। तीनों ग्रुप कैसे हैं, तीनों ग्रुप डिफरेंट है, और ये चौथा ग्रुप भी डिफरेंट है, क्योंकि चौथा लोन पेयर है ना। सो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम हमारा कायरल सेंटर होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम हमारा क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। सो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम हमारा कायरल सेंटर होगा। हाँ, सो नाइट्रोजन एटम कैसा होगा, यहाँ पर हमारा कायरल सेंटर होगा। सो क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा, क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा, ये कार्बन भी तो हो सकता है। इस कार्बन पे क्या लगा होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होगा, और इधर से जाने पे ये वाला ग्रुप डिफरेंट, इधर से जाने पे ये वाला ग्रुप डिफरेंट, और इधर से जाने पे ये वाला ग्रुप डिफरेंट। डेफिनेटली ये कार्बन पे कैसा होगा, ये कार्बन पे कायरल होगा, ये कार्बन में कायरल होगा, बट इससे कायरल होने का कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ ना, उसको देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो, इस वाले कंपाउंड में ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो है, इस वाले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, इधर से मिथाइल लगा होगा, इधर मिथाइल लगा होगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे इधर से जाने पे ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब इधर और इधर जाने पे डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं ना। देखो इस कार्बन पे इधर और इधर जाने पे अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है ना आपको। इस कार्बन पे इधर से जाने पे और इधर से जाने पे आपको अरेंजमेंट कैसा मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा, ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। दिस कार्बन इज कायरल, ये वाला कार्बन हमारा कायरल होगा। सो ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड के पास भी कायरल कार्बन है। तो टोटल कितने कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंपाउंड्स हैं जिनके पास कायरल कार्बन है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन इज, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इस कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन कितने होंगे। नाउ हाँ, इसको देखो, इस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो है, इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, और दूसरा देखो इस कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा है, और इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप अलग है भाई। इस कार्बन पे अगर आप इधर को देखो, इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। इस कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, ब्रोमीन एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। सो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला कार्बन तो कायरल है, ये वाला कार्बन तो कायरल है, इस कार्बन इस कायरल। नाउ अब इस कार्बन को देखो, क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा। इस कार्बन पे यहाँ तो देखो CH3 लगा है, इस कार्बन पे इधर तो क्या लगा है, इस कार्बन पे इधर तो CH3 लगा है। हाँ, अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इस पर एक हाइड्रोजन भी लगा है, एक इस पर हाइड्रोजन भी लगा है। अब देखो इस कार्बन पे इधर से, इस कार्बन पे इधर से ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, दिख ही रहा है आपको, ये C ब्रोमीन है, ये वाला ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप कैसा है, ये डिफरेंट है। और इस कार्बन पे दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप कैसा है, ये भी डिफरेंट है। अब वैसे यहाँ पर इसको छोड़ दो, 2 कार्बन को पकड़ लो, इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है। तो इस कार्बन पे इधर से ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, CH3 एक अलग ग्रुप है। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन पे कैसा होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। सो टोटल कितने कार्बन कायरल है, 2। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल 2 कार्बन कैसे हैं, कायरल है।
सो अब यहाँ तो देखो CH2 है, यहाँ पर CH2 लगा है, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, तो CH2 तो कायरल नहीं होता है, CH2 CH3 कायरल नहीं होते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम, किसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा? तो कार्बन को तो CH2 को तो आपको चेक करना ही नहीं है, CH2 के पास तो कोई भी कार्बन CH2 CH3 कायरल कार्बन नहीं होते हैं। CH3 को चेक नहीं करना है, CH को चेक करो। देखो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 लगा है, एक ड्यूटेरियम लगा है, एक ब्रोमीन लगा है, चारों अलग अलग ग्रुप हैं भाई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इस वाले कार्बन पे, ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पे इधर से CH3 लगा है, एक तरफ से CH3 लगा है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन, तीसरी तरफ से ब्रोमीन, चौथी तरफ से ड्यूटेरियम। तो ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। ये वाला कार्बन कायरल होगा। नो, सी ऑप्शन को देखो, CH3 CHBr2। देखो इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एक तरफ से तो CH3 लगा है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन लगा है, तीसरी तरफ से ब्रोमीन लगा है, चौथी तरफ से ब्रोमीन लगा है। तो दो सेम एटम लगे हैं, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं होगा। सी ऑप्शन को हटाओ, इसके पास तो कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखो CH2 CH3 तो कायरल कार्बन नहीं होते हैं। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे एक तरफ से ये वाला ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ से ये वाला ग्रुप लगा है, तीसरी तरफ से दूसरी तरफ से OH ग्रुप लगा है, तीसरी तरफ से CH3 लगा है और चौथी तरफ से हाइड्रोजन। सो डेफिनेटली ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। सो इस कंपाउंड में अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो बी ऑप्शन के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और डी ऑप्शन के पास भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। सो बी और डी करेक्ट ऑप्शंस होंगे इसके। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, नोट कर लो, इसको आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है बिल्कुल भी, देखने में लगता है लेकिन है सिंपल। नाउ अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, इस कंपाउंड के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम्स होंगे? कार्बन पूछा है तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? कार्बन पे रहेगा। हाँ, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे इधर की मिथाइल लगा है और दूसरी तरफ भी मिथाइल लगा है, तो सेम ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं होगा, तो इसको तो देखो ही मत। अब इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन लगा है, तीसरी तरफ ये वाला पूरा एक ग्रुप लगा है, ये वाला पूरा एक ग्रुप लगा है, चौथी तरफ क्या लगा है? चौथी तरफ ये वाला ग्रुप लगा है। तो चारों डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। सो ये कार्बन कैसा होगा? ये वाला कार्बन तो कायरल होगा। ऐसे ही देखो, जहां भी आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए, इस तरीके से, मतलब ये 3 डंडे से दिख जाए, इसको आप तिराया बोल दो या इसको आप मर्सिडीज का लोगो बोल दो, जहां भी आपको ये ऐसे 3 डंडे से दिख जाए, तो हो सकता है कि भाई ये वाला कार्बन कायरल हो। जहाँ भी आपको 3 डंडे से दिख जाए, हो सकता है कि ये वाला कार्बन कायरल हो, तो ये इसका ध्यान रखना। हाँ ना, उसको देखो, CH2 वाला कार्बन तो कायरल नहीं होगा। इसको देखो अब, क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? हाँ, ये वाला कार्बन हमारा कायरल होगा। कैसे? इस कार्बन पे इधर से CH3 लगा है, एक तरफ से CH3, दूसरी तरफ से एक और ग्रुप, तीसरी तरफ से ये वाला ग्रुप और चौथी तरफ से लगा होगा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन कायरल होगा। ये तो CH2 है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन को देखा ही नहीं है। हाँ, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा, ऐसे ही ये वाला कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा और एक तरफ से ये वाला ग्रुप लगा होगा और दूसरी तरफ से ये वाला ग्रुप लगा होगा। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और चौथी तरफ से तो ये पूरा ग्रुप लगा है, ये ग्रुप डिफरेंट है। एक इस पर हाइड्रोजन भी लगा होगा, वो हाइड्रोजन भी अलग ग्रुप होगा। सो ये वाला कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा। नाउ इस कार्बन को देखो, क्या ये वाला कार्बन कायरल है? हाँ, ये वाला कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा। इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? हाँ, ये वाला कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। इधर से जाने पे देखो, इस कार्बन तक पहुंचने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप इधर से जाओगे तो इधर से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ रही। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस वाले कार्बन के ऊपर
आपको देखो ये वाला ग्रुप मिल रहा है, और इस वाले कार्बन के देखो नीचे आपको ये वाला ग्रुप मिल रहा है। दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ब्रोमीन एक अलग ग्रुप है और इस पर हाइड्रोजन भी लगा होगा, हाइड्रोजन भी एक अलग ग्रुप है। तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। ये वाला कार्बन कायरल होगा। नो और भी देखते हैं, और भी है क्या कोई? हाँ, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन दोनों को देखना ही नहीं है, इन दोनों को नहीं देखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नो अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे यहाँ पे ऊपर लगा है CH3, एक इस पे लगा होगा हाइड्रोजन और एक इस पे लगा होगा OH ग्रुप, और यहाँ पे लगा होगा CH। चारों ग्रुप डिफरेंट है। CH है, इधर OH है, ऊपर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है। चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन पे कैसा होगा? कायरल होगा। ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। टोटल कितने कार्बन कायरल है? 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका आंसर हो जाएगा 7। टोटल 7 कायरल कार्बन है। टोटल 7 कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में। चेक कर लेना, आप 7 ही होनी चाहिए। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। इस बार कायरल सेंटर पूछा है। कायरल सेंटर आपका कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फ्लोरीन, फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। हाँ, अब देखो ये तो CH2 CH3, इनको तो चेक करना ही नहीं है। इस कार्बन को देखो, यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला ना, जब भी देखो इस तरीके से आपको दिखे, जब भी आपको इस तरीके से ये मर्सिडीज का लोगो दिखे, इसका आप तिराया बोल दो, तिराया, जब भी आपको इस तरीके से तिराया दिखे तो एक काम करना, मतलब 3 रास्ते दिखे या 3 डंडे दिखे तो उसको उसी को जरूर चेक करना। वहाँ वो हो सकता है आपको वो कायरल एटम आपका हो ना। इसको देखो, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है मर्सिडीज का लोगो सा। सो इस वाले सेंटर को चेक करो, क्या ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा? देखते हैं। हाँ, इस कार्बन पे नीचे एक अलग ग्रुप लगा है, इधर एक अलग ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, और ये पूरा एक अलग ग्रुप होगा, ये पूरा एक अलग ग्रुप होगा। तो ये तो कायरल सेंटर होगा। सो ये कायरल सेंटर होगा। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको चेक करना ही नहीं है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होंगे, तो 2 सेम ग्रुप हैं, तो ऑक्सीजन तो कायरल नहीं होगा। हाँ, ये वाला कार्बन कायरल होगा क्योंकि इस पर चारों ग्रुप कैसे होंगे? डिफरेंट। सिमिलरली ये वाला कार्बन पे क्या होगा? कायरल होगा। जब भी देखो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ऐसे डंडा बना है, देखो फिर से देखो 3 डंडे हैं। यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर देखो मर्सिडीज का लोगो है, जहाँ भी मर्सिडीज का लोगो दिखे या 3 डंडे दिखे तो समझ जाना, हो सकता है कि वो कार्बन कैसा हो? कायरल हो। देखो यहाँ पर भी देखो 3 डंडे, तो ये कार्बन पे कैसा होगा? कायरल होगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन पे कैसा होगा? कायरल होगा। ये तो CH2 है, CH2 CH3 कायरल नहीं होते हैं, तो ये तो कायरल नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी कैसा होगा? कायरल होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में अलग ग्रुप है, राइट में अलग ग्रुप है, एक इस पर हाइड्रोजन है, वो एक अलग ग्रुप है, और ये एक अलग ग्रुप है। ये तो CH2 है, ये तो कायरल नहीं होगा, ये कायरल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले कार्बन पे ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, दोनों ग्रुप अलग है, और नीचे एक अलग ग्रुप है, नीचे ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, हाइड्रोजन भी एक अलग ग्रुप है। सो ये वाला कार्बन भी क्या होगा? ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल होगा। नाउ अब ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। CH2 वाला कार्बन तो कायरल नहीं होता है। इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, और इस नाइट्रोजन पे यहाँ इस नाइट्रोजन पे देखो ये एक अलग ग्रुप है। इस नाइट्रोजन पे ये एक अलग ग्रुप लगा है इधर, इस नाइट्रोजन पे इधर एक अलग ग्रुप लगा है, और दूसरी तरफ एक अलग ग्रुप लगा है, और तीसरी तरफ हाइड्रोजन लगा है, और चौथी तरफ लोन पेयर है। चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। सो इस नाइट्रोजन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर होगा। और यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं दिख रहा। नाउ इस वाले कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन पे इधर से जाने पे नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे पड़ रहा है। ऐसे चेक कर लो 1 2, इधर से जाने पे नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे पड़ रहा है। ग्रुप तो फिर भी डिफरेंट ही है। इस वाले कार्बन के देखो, इधर देखो, ये एक अलग ग्रुप है, और इस वाले कार्बन के ये एक अलग ग्रुप है, और इस वाले कार्बन पे तीसरा ये एक अलग ग्रुप है। तीनों ग्रुप डिफरेंट, और चौथा इस पे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप। चारों ग्रुप डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन पे क्या होगा? ये वाला कार्बन पे कायरल होगा। सो ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। नाउ अब देखो यहाँ भी देखो ऐसा कुछ दिख रहा है मर्सिडीज का लोगो सा, यहाँ भी ऐसा मर्सिडीज का लोगो सा दिख रहा है। तो इस वाले कार्बन को भी चेक करो, इस वाले कार्बन को भी चेक करो। हाँ, नाउ इस वाले कार्बन पे देखो, ये वाला ग्रुप तो डिफरेंट है। इस वाले कार्बन पे ये तो एक अलग ग्रुप है, और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा,
हाइड्रोजन भी एक अलग ग्रुप है। अब देखो बट इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पे इधर CH2 है और इधर भी CH2 है। इस वाले कार्बन के इधर CH2, दूसरी तरफ भी CH2। अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूँ तो फिर से CH2, अगर मैं इधर से एक स्टेप और आगे बढ़ूँ तो इधर से भी CH2। आप इसको ऐसे देख लो, इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम हैं। इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम हैं। सो ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। सो टोटल कितने कायरल कार्बन होंगे चेक कर लेना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहे हैं टोटल। 9 कायरल कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कायरल कार्बन होंगे। आंसर चेक कर लेना, मेरे पास इसके आंसर लिखे हुए नहीं है। सो टोटल 9 कायरल कार्बन होंगे। और कोई तो नहीं है ना भाई, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ये भी ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 सेम ग्रुप हैं। और तो नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है ना, और नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा 9। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बची है बैटरी? 19%। हाँ, टोटल नंबर ऑफ, ये तो कायरल नहीं होगा, 2 सेम ग्रुप है, 2 सेम ग्रुप है, तो ये तो भाई इसके पास तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा, मतलब इसके पास तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, इसके पास तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, ये 2 सेम ग्रुप है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ये दोनों सेम ग्रुप है। सो इस कंपाउंड के पास तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इधर से CH3 लगा है, इधर C2H5, इधर C3H7 और इधर लोन पेयर, चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा कायरल सेंटर होगा। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा और इसमें ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा ना भाई? हाँ होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, टोटल कितने कायरल सेंटर हैं? 1 2 3। देखो इस बार इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं पूछे हैं, इस बार इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं? 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा 3। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिंपल है, इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन एटम। आपका सारा फोकस किस पर रहेगा? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर, सारा फोकस कार्बन एटम्स पर रहेगा आपका। एसिमेट्रिक मतलब कायरल, एसिमेट्रिक मतलब कायरल। सो टोटल कौन कौन से कंपाउंड है जिनके पास एसिमेट्रिक कायरल एटम है? अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। इस पे यहाँ पे इस कार्बन पे इधर से एक हाइड्रोजन लगा होगा, दूसरी तरफ से क्लोरीन लगा होगा, इधर CH3 लगा है, इधर C2H5 लगा है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये तो CH2 है, ये तो CH2 है, तो ये तो कायरल, तो CH2 तो कायरल नहीं होता है, ये तो CH2 है, CH2 तो कायरल नहीं होता है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी नहीं होगा। इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इसको चेक करो, यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास इधर से NH2 लगा है, एक तरफ से हाइड्रोजन लगा होगा, एक तरफ से यहाँ से CH3 लगा है, और यहाँ पर ये एक अलग ग्रुप है। चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। इस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो इस कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन है। नाउ इसको देखते हैं, ये वाला कार्बन क्या कायरल होगा? चेक करते हैं। इस कार्बन पर इधर से CH3 लगा है, एक तरफ से CH3 लगा है, दूसरी तरफ से देखो, दूसरी तरफ से ये वाला ग्रुप लगा है, तीसरी तरफ से ये वाला ग्रुप लगा है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। चौथी तरफ से हाइड्रोजन लगा है, तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। तो ये वाला कार्बन क्या होगा? ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। इस कंपाउंड के पास और भी कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड के पास ये भी हमारा कायरल कार्बन होगा, ऐसे ही ये भी हमारा कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन, देखो इस वाले कार्बन के लेफ्ट में ये वाला ग्रुप अलग होगा और राइट में ये वाला ग्रुप अलग होगा और नीचे ये वाला ग्रुप अलग होगा, और इस वाले कार्बन पे एक लगा होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप होगा। सो दैट्स वाई ये वाला कार्बन पे कैसा होगा? हमारा कायरल होगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? नहीं। इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसे हैं? सेम। सो इस वाले कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा।
इस कंपाउंड में 3 कायरल कार्बन हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो ये सारे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और 1 2 3 एक इस पर हाइड्रोजन होगा, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और आई थिंक ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज वाला यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है, सो इस वाले कंपाउंड के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। सो टोटल कितने कंपाउंड्स हैं जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं? तो 1 2 3, 1 2 3 कंपाउंड्स हैं जिनके पास एसिमेट्रिक कायरल कार्बन्स हैं, और तो कोई नहीं है ना, और कोई नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, हाँ, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3। सो इसका आंसर आ जाएगा 3। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने मुझे इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, आपका सारा फोकस किस पर रहेगा? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर, केवल कार्बन एटम्स पर रहेगा। एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन। इस कंपाउंड में कौन कौन से कार्बन कायरल होंगे? ये तो sp2 वाला कार्बन है, ये तो कायरल होगा नहीं, इसको हटाओ। ये CH2 है, ये CH2 है, ये वाला कार्बन कायरल होगा, ये वाला कार्बन कायरल होगा, क्योंकि इस कार्बन पे ऊपर एक अलग ग्रुप लगा है, ये एक अलग ग्रुप है, और ये पूरा एक अलग ग्रुप है। इस चारों इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ये वाला एक अलग ग्रुप होगा। देखिए यार, ये तो अलग ही, चारों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ, ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। ये वाला कार्बन कायरल होगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे एक लगा होगा हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे ये वाला, इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। ये एक, देखो इधर से जाने पे ये एक अलग ग्रुप है, ऊपर जाने पे ये एक अलग ग्रुप है, इधर जाने पे ये एक अलग ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। नो, क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? हाँ। कैसे? देखो इस कार्बन पे इधर से जाने पे ये वाला, ये एक अलग ग्रुप मिल रहा है, इधर से जाने पे ये एक अलग ग्रुप मिल रहा है, देखो इधर से जाने पे ये एक अलग ग्रुप मिल रहा है, और इस कार्बन पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा? डेफिनेटली ये कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। ये तो CH2 है, CH2 तो कायरल कार्बन नहीं होता है। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा, डेफिनेटली ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा? ऑब्वियसली दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन। सो टोटल कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड के पास टोटल 6 कायरल कार्बन है, और तो कोई नहीं है ना, और नहीं है। देखो ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 में जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन नहीं होता है। कार्बन ही पूछे हैं, और कुछ तो पूछा ही नहीं है इसमें। सो इसका आंसर हो जाएगा 6। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? आपका फोकस किस पे रहेगा? कायरल कार्बन पर। नाउ क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? डेफिनेटली। इस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। ये तो sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन है, इनको देखना ही नहीं है, इनको नहीं देखना। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे ये एक अलग ग्रुप है, दूसरा ये एक अलग ग्रुप है, तीसरा ये एक अलग ग्रुप है, और चौथा इस पे लगा होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। सो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा। सो और देखो ऐसे ही ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और देखो जहाँ भी आपको 3 डंडे दिखाई दिए, देखो 3 डंडे हैं कह रहा, तो उसको चेक करना, 3 डंडे वाले को चेक करो। 3 डंडे वाले को चेक करोगे तो आपको कायरल कार्बन मिलने के चांसेस 90% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना इसको चेक करो, किसको? इस वाले को चेक करो। क्या ये वाला कार्बन कायरल होगा? डेफिनेटली ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल होगा। क्या और कोई और कार्बन है जो कि, इसको चेक मत कर देना कभी, सोचो कि भाई ये इससे क्रॉस होता हुआ जा रहा है, नहीं ये क्रॉस होता हुआ नहीं जा रहा है, ये इससे क्रॉस होता हुआ नहीं जा रहा है। ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ है, ये वाला बॉन्ड आप सोच लो बाहर की तरफ है। हाँ, यहाँ पर कोई एटम नहीं है, यहाँ पर कोई एटम नहीं है, कभी आप सोचो। सो टोटल कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और तो कोई नहीं है ना। चेक कर लेता हूँ मैं। ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2, ये भी CH2, ये CH3 है, ये तो नहीं होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसमें। सो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। सो
अब देखो सुनो, अगर इसने कायरल कार्बन के बजाय अगर इसने पूछा होता, देखो कायरल कार्बन तो 5 है, कायरल कार्बन तो 5 है, लेकिन अगर इसने पूछा होता कायरल सेंटर, फिर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी चेक करते। अगर इसने कायरल सेंटर पूछा होता फिर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी चेक करते। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ये ऑक्सीजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ। हाँ देखो यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला नाइट्रोजन का चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। सो ये वाला नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर हो जाता, ये वाला नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर हो जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर है। सो अगर आपसे कायरल सेंटर पूछा होता तो होते 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर होता 6। लेकिन आपसे कायरल कार्बन पूछा है तो आंसर होगा 5। सो आंसर होगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कायरल सेंटर पूछा होता फिर हम नाइट्रोजन को भी चेक करते। ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ऑक्सीजन कायरल सेंटर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 2 लोन पेयर हैं, 2 सेम ग्रुप लगे हैं इस पर। 2 लोन पेयर का मतलब 2 सेम ग्रुप। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंपल क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा है भाई ये 4 आपको ये 4 कंपाउंड गिवन है, इन कंपाउंड में से कौन कौन से कंपाउंड कायरल है। अब देखो ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे C2H5 लगा है, इधर से CH3H7 लगा है, इधर CH3 लगा है, एक तरफ से हाइड्रोजन लगा है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। इसको तो चेक करोगे नहीं क्योंकि तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे इधर से CH3 लगा है, दूसरी तरफ से C2H5, तीसरी तरफ से ये वाला ग्रुप, चौथी तरफ से हाइड्रोजन, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला कार्बन हमारा कैसा होगा, ये वाला कार्बन हमारा कायरल होगा। ये तो 3 सेम ग्रुप लगे हैं, ये तो होगा ही नहीं, 3 सेम ग्रुप हैं, तीनों पे हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे देखो इधर C2H5 लगा है, इधर भी C2H5 लगा है, दोनों 2 सेम ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। सो फर्स्ट और सेकंड आर कायरल कंपाउंड्स, केवल फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, हमारे कायरल कंपाउंड्स होंगे। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेता हूँ मैं, कोई और क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना पीछे, नहीं कोई और क्वेश्चन नहीं छूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है। हाँ, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। नाउ देखो सुनो, अब ऑप्शन पर आओ, अब ऑप्शन पे आओ, 3 ब्रोमोपेंटेन, इस पर आओ, अब इसका फिगर बनाओ, अब 3 ब्रोमोपेंटेन का फिगर बनाओ। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, अब 3 ब्रोमोपेंटेन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2, बीच में लगा होगा यहाँ पर ब्रोमीन, बीच वाले कार्बन पे लगा होगा ब्रोमीन, इधर लगा होगा, नीचे लगा होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा होगा CH2, और यहाँ पर एक और CH3 लगा होगा। नाउ अब देखो इस वाले कार्बन पे इधर से लगा है C2H5 और इधर से भी लगा है C2H5, मतलब 2 सेम ग्रुप लगे हैं। एक तरफ से C2H5 लगा है, दूसरी तरफ से भी C2H5 लगा है, 2 सेम ग्रुप लगे हैं। सो ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा कंपाउंड के पास कायरल कार्बन नहीं होगा। सो डी ऑप्शन है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा। और आप ABC तीनों ऑप्शंस को चेक करना, तो इनमें तो आपको कायरल कार्बन मिलेगा, इनमें तो आपको कायरल कार्बन मिलेगा। सो इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ अब इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। अब सी ऑप्शन को उठाओ, देखो यहाँ पर क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे लगा रखा है, क्लोरीन को इन्होंने, पेंटेन में इन्होंने क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन पे लगा रखा है। अब जरा ये सी ऑप्शन का फिगर बनाओ, ये होगा हमारा CH2, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी के सारे में CH2 लगा हुआ है, CH2 और CH3। नाउ अब देख लो, CH2 CH3 में जो कार्बन होते हैं वो तो कायरल होते नहीं है। सो इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं है। सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपने इन दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लिया होगा, और दो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखो इन सभी का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ABD का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उनमें आपको कायरल कार्बन 100% मिलेगा, बनाकर देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इन्होंने बोला है द आइसोमेरिक डेंडेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसके पास 2 कायरल कार्बन एटम्स होंगे? तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को पकड़ूंगा। ए ऑप्शन में 2 ब्रोमो 2 डेंट्रो ब्यूटेन। तो 2 नंबर पे आपके दो अलग अलग एटम्स लगे हैं, ब्रोमो लगाया और डेंट्रो लगाया। तो मैं बना देता हूँ उसको CH3 C, थोड़ा सा जरा हम आगे बनाते हैं इसको, हाँ CH3। सेकंड नंबर पे क्या लगा है? सेकंड नंबर पे ब्रोमो लगा है और D लगा है, और ये हो जाएगा हमारा CH2 CH3। सो अगर मैं बात करूँ इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में ए ऑप्शन में, इस कंपाउंड में तो एक ही कायरल कार्बन है, बस यही एक कायरल कार्बन है। सो बी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन तो नहीं होगा फिर इसका। इसके पास क्या, इस कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन है? नहीं, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ बी ऑप्शन देखो, 2 ब्रोमो 1 डेंट्रो ब्यूटेन। 2 नंबर पे लगा है ब्रोमो, 1 नंबर पे लगा है डी डेंट्रो ब्यूटेन। चलो लगाते हैं, ये हो जाएगा CH2 C, नीचे लगा होगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH2 CH3। नाउ हाँ जी, 1 नंबर पे क्या लगा है? 1 नंबर पे यहाँ पर डी लगा है, डेंट्रो लगा है। और 2 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। 2 नंबर पे लगा है ब्रोमो। सो इस कंपाउंड के पास कितने कायरल कार्बन होंगे? ये तो CH2 है, CH2 CH3 तो कायरल कार्बन नहीं होते हैं। हाँ, इसके पास ये वाला एक कायरल कार्बन है। इस कंपाउंड के पास भी एक ही कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। सो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ सी ऑप्शन देखते हैं। नाउ सी ऑप्शन, 2 ब्रोमो 1 डेंड्रो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन है इस बार 2 नंबर पे और 1 नंबर पे भी लगा रखे हैं इन्होंने ग्रुप। CH2 C CH3। 2 नंबर पे लगाया इन्होंने ब्रोमो लगाया है, और एक हाइड्रोजन लगा होगा, और 1 नंबर पे क्या लगाया? डी। सो इस कंपाउंड के पास भी एक ही कायरल कार्बन है। सो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो सी नहीं होगा, ए बी सी नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो डी ऑप्शन बनाकर देखते हैं हम। डी ऑप्शन में हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इस कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन है क्या नहीं है। ब्यूटेन है, और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे एटम्स, अलग अलग एटम्स लगे हैं। सो ब्यूटेन, ये हो जाएगा CH3 C, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर एक CH3। 2 नंबर पे लगा है ब्रोमीन, 3 नंबर पे लगा है डेंड्रो। हाँ, डेंट्रो। क्या इस कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन है? हाँ। इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। CH3 एक अलग ग्रुप है, Br एक अलग ग्रुप, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन होगा। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा? ऑब्वियसली। ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और ये एक अलग ग्रुप है। इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है। सो इस कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन हैं, और यही तो पूछा था आपसे क्वेश्चन में। आपसे पूछा था कि किस कंपाउंड के पास 2 कायरल कार्बन होंगे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो आप कमेंट वगैरह जो भी करना है करो, पता ही है आपको कैसे पूछना है। सो थैंक यू वेरी मच।